हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। सीरीज में आज क्लास है 26। आज की क्लास में हम 1857 के बाद जो प्रमुख किसानों के द्वारा आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह को कुचल देने के बाद किसानों का आक्रोश शांत नहीं हुआ था, बल्कि वे और तेजी से उभरे। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय नेताओं का उन्होंने सहयोग लिया, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनका साथ लिया। लेकिन अब उनकी मांगें पहले की अपेक्षा बदली हुई थी। कैसी मांगें? पहले उनकी समस्याएं थी उपनिवेशवाद के खिलाफ, वो लड़ रहे थे, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर लड़ रहे थे। किंतु अब वे अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर लड़ रहे थे। आर्थिक समस्याएं जो दी जा रही थी जमींदारों के द्वारा, महाजनों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, और इनको संरक्षण प्राप्त था अंग्रेजों का। इसीलिए यह जो किसान आंदोलन थे जमींदार, महाजन, साहूकार और अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, तो इसी तरह का एक आंदोलन हम पढ़ते हैं, चंपारण नील सत्याग्रह। यह 1917-18 में हुआ। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, तो इसका स्थान बिहार का चंपारण है। इसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी हैं। केवल गांधी जी नहीं है, और भी इनके सहयोगी थे, आगे अभी देखेंगे। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 ईस्वी में नील बागान लगाने शुरू कर दिए थे, और जो बागान के मालिक थे, जमींदार थे, वो किसानों को मजबूर करते थे कि आप अपनी ज़मीन पर नील उपजाएं, जिसके कारण जो किसान थे अपने खाने के और गुजारा करने योग्य भी खाद्यान्न को नहीं उपजा पा रहे थे। ठीक है, और चंपारण में एक पद्धति उस समय लागू थी जिसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। ठीक है, इस 3 कठिया पद्धति में क्या होता था, कोई किसान है, उसकी पूरी जितना भी ज़मीन है उसके पास खेती योग्य, उसको 20 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और उसमें से 3 हिस्से में आपको नील उगाना ही उगाना था। ठीक है, ये उनको कंपल्सन था। लेकिन इसी समय क्या होता है, वहाँ पे नई क्रांति आती है। ब्रिटेन में रासायनिक रंग आ जाते हैं, इससे जो नील की मांग थी वो गिर जाती है। लेकिन अब जो बागान मालिक थे वो ये नहीं कहते कि ठीक है आप अब नील मत उपजाइए, अब आप जो खेती करना चाहें करें। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप तुम नील नहीं उगाओगे तीसरे हिस्से पे, 3/20 हिस्से पे, तो आप उतने एवज का रकम हमें अभी भी दोगे। ठीक है, तो ये इन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन था, इस 3 कठिया पद्धति के खिलाफ ये आंदोलन था। इस आंदोलन के लिए जो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने आग्रह किया था, व्यक्तिगत आग्रह किया था महात्मा गांधी से, और इन्हीं के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने गए। इनके साथ कौन कौन था? महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, और नरहरि पारख जैसे व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, इतना ज़्यादा जब दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी के सामने झुकी। इस शोषण के जांच के लिए आदेश दिए। जांच सही पाई गई, ठीक है, कि किसानों का सच में शोषण हो रहा है इस 3 कठिया पद्धति के द्वारा, नील बागानों के मालिकों के द्वारा। तो जो बागान मालिक थे उनसे किसानों को मुक्त करवाया गया। किसानों को जो जबरन राशि वसूली गई थी नील की खेती ना करने के एवज में, उसको वापस कराया गया। तो ये गांधी जी कह सकते हैं भारत में पहली जीत थी, और अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बैक फुट पे आना शुरू कर दिया था। अगले सत्याग्रह की बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह की बात, 1918। इसका श्रेय भी गांधी जी को जाता है। खेड़ा प्रांत गुजरात में पड़ता है, एक जिला है गुजरात का। यहाँ उचित पैदावार नहीं हो पा रही थी सूखे के कारण, और किसानों की जो लगान थी उसको बढ़ा दिया गया था, और पूरी ताकत के साथ उस बढ़ी हुई लगान को वसूला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक जैसे नेताओं के साथ ये खेड़ा जाते हैं, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, और इस संघर्ष के दबाव में आकर किसानों की वास्तविक स्थिति जानकर सरकार गुपचुप तरीके से आदेश देती है कि लगान उन्हीं से वसूला जाएगा जो देने योग्य हैं। सरकार को एहसास होता है कि हम गलत हैं,
और वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से महात्मा गांधी या इन नेताओं का महिमा मंडन हो, इसीलिए वो सामने से आके ये आदेश नहीं देते हैं कि लगान मत वसूला जाए, ठीक है, या उन्हीं से वसूला जाए जो सक्षम है। यह गुप्त तरीके से वो आदेश निकालते हैं। तो हम देखते हैं ये जो सत्याग्रही थे ये सफल हुए, अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब रहे और खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अवध सत्याग्रह जो 1918 में, इसको मेनली सत्याग्रह नहीं बोलते हैं, अवध किसान आंदोलन बोलते हैं। आपको पता है जब 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1857 की क्रांति के बाद, तो जो अवध के जमींदार थे उनको उनकी ज़मीनें वापस मिल गई थी और जो किसान थे उन पर जमींदारों का नियंत्रण हो गया था। अब जमींदारों के पास जब किसानों पर नियंत्रण हो गया तो जमींदारों ने अपनी मनमानी के हिसाब से लगान वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है। किसानों से तमाम उपकर ले लिए, उनसे बेगार कराने लगे, बेगार अर्थात बिना पेमेंट के उनसे काम कराने लगे, जिससे किसानों की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ता पहले से ही सक्रिय थे। उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ किसानों को संगठित किया और एक संगठन बनाया, ठीक है। 1918 में मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी ने मिलकर उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की, याद रखिएगा। और इसकी लगभग बहुत ही जल्दी 1 साल में ही लगभग 500 शाखाएं खोलनी थी, ठीक है। इस आंदोलन के अन्य कई नेता थे। प्रतापगढ़ जिले में जमींदारों के खिलाफ नाई धोबी एकत्रित हुए। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया जमींदारों का। उन्होंने नाई धोबी बंद ये एक बहिष्कार चलाया था कि कोई भी कार्य नहीं करेगा, यानी ना नाई ना धोबी जमींदारों के कार्य नहीं करेंगे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? रामचंद्र दास हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1920 में जवाहरलाल नेहरू के साथ इस जगह पे इन्होंने दौरा किया था, किसानों को जागृत किया था। 1920 में असहयोग आंदोलनकारियों तथा राष्ट्रवादियों में मतभेद हो जाता है और ये जो अवध किसान सभा है इसकी इस समय स्थापना होती है। इसने किसानों के हित में कई सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिए कि किसान बेदखली की भूमि में जोतने से मना कर दें। जिस भूमि से, जो किसान की भूमि थी, अगर उसको उसकी ही भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो फिर उसी ज़मीन पे वो मजदूर की तरह काम ना करें, ठीक है। ये अवध किसान सभा ने सुझाव दिया था। साथ में दिया कि किसी प्रकार की बेगार ना करें, अपने विवादों का निपटार पंचायत के माध्यम से करें, ना कि जमींदारों के सामने जी हुजूरी करें। जो किसान इन नियमों को ना माने उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ऐसा कहा गया। लेकिन 1921 में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। जितने भी नेतृत्वकर्ता होते हैं, लीडर्स होते हैं, और यह आंदोलन अचानक से हिंसक हो जाता है। और आप जानते हैं जैसे ही ये आंदोलन हिंसक हुआ, अंग्रेज़ों को बहाना मिल गया इसको दबाने का और उन्होंने इसको दबा दिया 1921 में। उसके बाद बात करते हैं मोपला विद्रोह की। ये 2 चरण में हुआ। एक चरण 1885 में हुआ, और दूसरा चरण 1921 में होता है। 1836 और 1885 के बीच में एक किसान आंदोलन होता है, किसान विद्रोह होता है। और मोपला है क्या? मोपला एक जनजाति है जो केरल के मालाबार क्षेत्र में पाई जाती है, इस्लाम जरदारी है। 1921 में ये आंदोलन क्यों होता है? आप जानते हैं जो केरल है उसके मालाबार क्षेत्र में मोपला किसान इस्लामिक किसान हैं और वहाँ पे जमींदार हिंदू थे उस समय। और 1921-20 में आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है उसमें टर्की, यानी जो टर्की किसके साथ साइड से लड़ रहा था? जर्मनी के साइड से लड़ रहा था और जर्मनी हार जाता है तो अंग्रेज ब्रिटेन जीतता है। तो क्या करते हैं, ये जो टर्की के खलीफा थे जिनको पूरे मुस्लिम समुदाय का खलीफा माना जाता था, उनको टर्की के पद से, टर्की में वो खलीफा थे, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। इससे जितने भी मुस्लिम थे वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या किया गया है, खलीफा की खिलाफत की गई है, गलत किया गया है। वो एक 1921 में मालाबार के जितने मुस्लिम होते हैं, मोपला मुस्लिम होते हैं, वो मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों का विरोध करते करते धीरे धीरे यह आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है और हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे दंगे हो जाते हैं। इसमें आग
आग में घी डालने का काम अंग्रेज करते हैं, जो उनका काम था। और धीरे धीरे यह आंदोलन खत्म हो जाता है 1921 में ही। उसके बाद बात करते हैं एका आंदोलन की। इसमें केवल आपको नाम याद रखना है, ऐसा सच इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है एका आंदोलन के बारे में। कहाँ हुआ था ये? अवध प्रांत में हुआ था, मेनली सुल्तानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई में। इसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सेहराब थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह की। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार पटेल हैं। बारदौली पड़ता कहाँ है? गुजरात के सूरत जिले में बारदौली एक तालुका है, ठीक है। आप जानते हैं भारत में कई स्थान पर महात्मा गांधी अन्य नेता के प्रयास से किसान आंदोलन चल रहे थे, उनको सफलताएं भी मिल रही थी, ठीक है। तो ये लोग कामयाब हो रहे थे किसानों को अपना उचित हक दिलाने में। तो इसी से प्रेरित होकर सूरत के बारदौली में किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। क्यों छेड़ दिया था? क्योंकि 1926 में जो स्थानीय लोकल प्रशासन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था बारदौली का, उसने जो भू राजस्व था, भू टैक्स था, वो सीधे 30% बढ़ा दिया था। तो किसानों ने सोचा कि हम भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब वो देख रहे थे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन हो रहे हैं, उन्हें सफलता मिल रही है, किसानों की मांगें सुनी जा रही हैं। तो वे 30% बढ़े हुए टैक्स को देने से मना कर देते हैं। इनका नेतृत्व करने के लिए कौन आ जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं, ठीक है। इनको आमंत्रित किया जाता है। तो 4 फरवरी 1928 को पटेल बारदौली पहुंचते हैं और नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। साथ में वो हुंकार भरते हैं कि कोई भी किसान लगान नहीं देगा, और लगान ना देने का वो सबसे अनुरोध करते हैं और कहते हैं हम लगान तब तक नहीं देंगे जितना ज़रूरी है या जितना देना चाहिए, उतना लगान भी हम तब तक नहीं देंगे जब तक ये लगान वृद्धि को सरकार वापस नहीं लेती है। इस तरह से कई जगह पे हड़तालों का आयोजन किया जाता है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए जाते हैं। उसी समय ऐसा होता है कि लोगों को लगने लगता है कि अब सरदार पटेल गिरफ्तार हो जाएंगे। तो सरदार पटेल गिरफ्तार ना हो, इसलिए 1928 में गांधी जी तुरंत बारदौली पहुंचते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि परिस्थितियां बदल गई हैं, और अगर हम दमनात्मक कार्यवाही करेंगे, इसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो सत्याग्रह और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेगा। इसीलिए वो क्या कर रहे थे कि उनकी बात मान जाते हैं और इस टैक्स को घटा के लगभग 6% कर देते हैं, ठीक है। जो 30% बढ़ाया था उसको 6% कर देते हैं। इसके लिए दो जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं बाकायदा, मैक्सवेल को और ब्लूमफील्ड को, ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने यही रिपोर्ट दी कि इस तरह से बेहताशा टैक्स बढ़ाना गलत है, ठीक। तो ये जो लगान बढ़ोतरी के खिलाफ कई न्यूज़पेपर ने भी छापा था, जैसे यंग इंडिया ने, नवजीवन ने, बॉम्बे क्रॉनिकल ने, नवकाल ने, देशबंधु जैसे बड़े बड़े पेपर्स ने छापा था, न्यूज़पेपर्स ने, समाचार पत्रों ने छापा था। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही 30 से 6% कर दिया, ये जो सत्याग्रह था, ये आंदोलन था बारदौली, ये धीरे धीरे खत्म हो गया, किसानों का संतोष समाप्त हो गया। और इसकी लंदन में बड़ी बुराई होती है। वहाँ के एक अंक में, एक समाचार पत्र में छपता है कि जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर ही तमाचा है, ठीक है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली? तो यहीं पे इसी नेतृत्व के कारण बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। अगर मोर स्पेसिफिकली आप जानना चाहें तो इनको सबसे पहले कस्तूरबा गांधी ने सरदार कहकर संबोधित किया, उसके बाद महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि ही दे दी। इस आंदोलन में कई महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसमें आप कस्तूरबा गांधी, मीराबेन पटेल सरदार पटेल की बेटी थी, मिठूबेन, भक्तिबा, शारदाबेन जैसी प्रमुख महिलाएं थीं, ठीक है। तो ये था बारदौली आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। गांधी जी ने प्रसन्न होकर कहा भी था कि ऐसे संघर्षों से हम स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परंतु ऐसा हर एक संघर्ष हमें स्वराज की ओर ले जाता है, उसके निकट ले जाता है। बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की। इसमें एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है हमेशा, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया इसीलिए कोट करके, कि इसका
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, महासचिव NG रंगा थे। और इसी प्रथम सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 से किसान दिवस मनाया जाएगा या मनाना चाहिए, ये निर्णय लिया गया। अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा का गठन होता है। ठीक है, ये किसान आंदोलन को एक नया रूप देते हैं। और 1933 में NG रंगा आंध्र प्रदेश में भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। बाद में यही बड़े बड़े नेता मिलकर क्या करते हैं? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर 1936 को प्रथम सम्मेलन लखनऊ में करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन की, जो 1946 से 50 के बीच में हुआ। इसके मुख्य क्षेत्र बंगाल था। नेतृत्वकर्ता भवन सिंह थे, कृपाराम थे। ये जो आंदोलन है तेभागा, ये त्रिपुरा में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये कहाँ फैला? बंगाल के नुआखलाई में भी फैल गया। इसमें किसानों ने जो बटाईदार थे वो नारा दिया कि हम 3 भाग चाहिए, यानी कि हमारे खेत में हमको, अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम भू राजस्व खाली 1/4 हिस्सा देंगे, 3 भाग हमें चाहिए। ठीक है, यही आंदोलन का इनका ध्येय वाक्य था, हम 3 भाग चाहिए। और इसमें ये बाद में नुआखलाई में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता होते हैं आंदोलन के, धीरे धीरे इस हिंदू मुस्लिमों को एकजुट करने में सफल हो जाते हैं और तेभागा आंदोलन को सफल बनाते हैं। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था तेभागा आंदोलन? बंगाल क्षेत्र के नुआखलाई में। वर्ली आंदोलन का केवल आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ली महाराष्ट्र में पड़ती है। और वर्ली एक जनजाति है एक्चुअली महाराष्ट्र की, ठीक है, जो खेती करती है। इस जाति ने ठेकेदार, साहूकार, जमींदारों के द्वारा अपने शोषण से तंग आकर इस विद्रोह को किया था। और इसकी सहायता किसान सभा ने की थी, वही किसान सभा जो स्वामी सहजानंद ने स्थापित की थी बिहार प्रांत में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हुआ था 1945 में। ये इम्पॉर्टेंट किसान आंदोलन थे जो हमने पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको पूरी तरीके से कवर करने का पूरा प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।